हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग एमपीईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए जो एग्जाम आपका 24 जून को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग 45 ऐसे प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें से अगर आप 35 क्वेश्चन को भी सही कर पा रहे हो तो मेरे भाई यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था। तो आप बता के चलोगे मोहनजोदड़ो। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार पूछा था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। आपको याद रखते हुए चलना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलना पूछा जा रहा है, गायत्री मंत्र जो है किस वेद में मिलता है। ये बता के चलना है, गायत्री मंत्र जो है मेरे भाई किस वेद में मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, आपको याद रखना है। और अगर नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद आपको याद रखते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताना है आपको कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको भी पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आप बताओगे महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बता सकते हो कमेंट करके कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। जल्दी बता दो। गौतम बुद्ध जानते हो ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। तो आप बताओगे बोध गया, बिहार में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था तो क्या बताओगे, जल्दी बता दो। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अगर आप बता के चलोगे तो कहां पर दिया था, तो सारनाथ में। ये बात आपको याद रखते हुए चलना है। और मेरे भाई, अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मैं आपको इस चैनल से सभी प्रश्न को करवा रहा हूं, तो भैया सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। यहां पे जितने भी क्लास आपको दिए जा रहे हैं सभी क्लास को अच्छे से करते चलो। ओके, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो बात आपको याद रखना है। और ये कलिंग युद्ध जो हुआ था ना, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताना है आपको, शक संवत जो है ये किसने प्रारंभ किया। बताओ मेरे भाई, शक संवत जो है ये किसने प्रारंभ किया। तो ये किया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूछा जा रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। जल्दी बता दो और एक एक प्रश्नों को रटते हुए चलो। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आप बता रहे हो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, रजिया सुल्तान जो है किस वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान मेरे भाई ये गुलाम वंश से संबंधित थी। यहां पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहां पे अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जल्दी बता दो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तब तक मैं आपसे पूछ लेता हूं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। यह भी बता के चलना कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। इसके बाद अगर आप बता के चलोगे तो बता देना कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे भाई। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। जबकि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और यहाँ पे बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था मेरे भाई, जल्दी बता के चलो।
तो ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। ओके चलो, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि पानीपत का यहाँ पे, एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे बता दो पानीपत का जो है ये प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था और तृतीय युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये 3 प्रश्न आपके लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया? भारत में अस्थाई बंदोबस्त मेरे भाई लागू किया था यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मैंने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। तो बता दो कौन सा हो जाएगा आपका। तो आप बताओगे भैया 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे पृथ्वी का एकमात्र, यहाँ पे मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अगर आप जानोगे मेरे भाई तो ये कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहां पे है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है मेरे भाई? जल्दी बता के चलो। 15 नंबर सवाल आपने बताया 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताना है आपको। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु याद रखना है, इंदिरा कोल है। कौन सा है मेरे भाई? इंदिरा कोल है। सही जवाब ए हो जाएगा। और साथियों क्लास को आप लोग जरूर लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? अगर पश्चिमी बिंदु जिसे आप क्या बता के चलते हो भैया? गुहार मोती। क्या बता के चलते हो? गुहार मोती बता के चलते हो, जो कि गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी पूछेगा पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहार मोती याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे अगला प्रश्न क्या है? भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, यह पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप बता के चलो कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये कमेंट करके आप लोग बताओगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क बीच बीच में यहां पे मिलता जा रहा है। चलो बताओ, यहां पे प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, ये बताओ। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया बताना है। तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहां पे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सही जवाब आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे भाई कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर आप जानोगे तो वो थे यहाँ पे BN राव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है।
कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का विचार जो है किस देश से लिया गया है? बता दो मेरे प्यारे भाई, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का विचार किस देश से लिया गया है? तो आप बता रहे हो ये फ्रांस से लिया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, यहां पे है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? देखो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई बता के चलो, तो ये 19 से लेके 22 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहां पे देखो, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अगर आप जानोगे तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, यहां पे है राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आप बताओगे अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 352 का संबंध आखिरकार किनसे है? ये बताओगे राष्ट्रीय आपातकाल से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बता दो जल्दी से मेरे भाई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी कब? 1950 ईस्वी में। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के जनक मेरे भाई कौन थे बताना है, जल्दी जल्दी से बता दो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना मेरे भाई, वो श्वेत क्रांति से है। किनसे है? श्वेत क्रांति से है। और आपको भी पता है कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो वो सेवा क्षेत्र है, जिसे आप तृतीय क्षेत्र यहां पे बता के चलते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैश रिजर्व यहां पे रेशियो होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ये आपको कमेंट करना है मेरे भाई, यहां पे जीडीपी का आपको पूर्ण रूप बता के चलना है। ओके चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? बता के चलो जल्दी से। ईमानदार अगर कहता तो भैया जातिवाचक लगाते, लेकिन ईमानदारी है, ईमानदारी मतलब नहीं देख सकते, इसे तो भाव के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन बता के चलो। प्रतिदिन पूछा गया है, यहाँ पे समास नहीं भाई उपसर्ग है। तो आपने पढ़ा होगा भाई प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो यहाँ पे दिन एक शब्द बन गया और प्रति जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। अगर प्रतिदिन में समास पूछता तो हम लोग अब यही भाव समास लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं, राजा का पुत्र कौन सा समास है? भैया राजा का पुत्र राजपुत्र होता है ना, तो का इसमें क्या लग गया? इसमें लग गया यहाँ पे कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास लगा दो। जिस प्रकार मैं अगर कहूं काम चोर में कौन सा समास है? जल्दी से बता के चलो। ये पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बताऊं कि नवरत्न में कौन सा समास है, ये कमेंट करके बताओ। तो क्या आप दो प्रश्नों के आंसर बताओगे मेरे भाई? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना याद रख लो कि तत्सम जो होता है ना, वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति हो जाता है। उन्नति का अवनति, ऑप्शन नंबर सी होगा। अग्रज का पूछेगा तो क्या बताओगे? अग्रज का विलोम जो है ना अनुज होता है। क्या होता है? अनुज होता है। अगर आपसे पूछेगा अमावस्या का तो पूर्णिमा होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने और मैथ का छोटा सा सवाल है। यहां पे ए जो है बी से 25% अधिक है और बी जो है फिर ए से कितना प्रतिशत कम है? ये बहुत अच्छा सवाल है भैया। अगर मानते हैं कि बी हमारा जो
जो है यहाँ पे एक बार कह सकते हो कि माना हमारा बी जो है ना, बी हमारा 100% है, तो ए क्या बताओगे? तो ए हमारा 125% हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि 25% ज्यादा है ना, तो अगर बी 100 है तो ये 125 हो जाएगा। तो अंतर इसका कितना? 25 का निकला ना भैया, 25 का अंतर निकला ना। अब ये मान लो कि अगर हमारा अंतर ये निकला तो हम ये करेंगे कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, ऐसे प्रतिशत में निकालने के लिए 25 बटा में हमारा ये 125 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर हम निकाले तो यहाँ पे क्या निकालोगे बता दो जल्दी से। यहाँ पे 20 पंचे का 100 होता है और 25 पंचे का 125 होता है। 25 से काट दो तो हमारा 20% बचेगा। क्या बताना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता के चलना। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? यहाँ पे प्रश्न है, एक छात्र जो है 600 अंक में 480 अंक लाया तो प्रतिशत बताओ भाई। देखो प्राप्त अंक कितना है? 480 है, बटा में कुल अंक 600 है, गुना में 100 कर दो हमें। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो और 6 एकम 6 हो गया और यहाँ पे 6 8 48 यानी कि 80, तो हमारा 80% हो जाएगा। 80% किस में है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न मेरे भाई नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा भैया जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जो है 500 रुपया में खरीदी गई और 600 में बेची गई। ये भी बहुत आसान है भाई। अगर आपने पढ़ा है कि हमें लाभ निकालना जानते हैं भैया, लाभ बराबर क्या होता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस माइनस का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? तो 600 है भैया। फिर इसमें यहाँ पे खरीदा गया था 500 में, तो 500 कर दो, बराबर में 100 निकला। हमें क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल है ना, अब तो आप आराम से निकालोगे। लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्या होता है? सीपी, गुना में 100 होता है। तो अब कर सकते हो ऐसे, लाभ हमारा 100 दिया गया है, फिर बटा में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 है। देखो यहाँ पे सीपी 500 है तो आप 500 कर दो, गुना में 100 है तो 100, 100 पचे का 500, 5 एकम 5, 20 पंचे का 100, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे 20% का क्या है? लाभ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहाँ पे प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी बता के चलो कौन सा हो जाएगा? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप बताओगे। यहाँ पे सेपरेट पूछा गया, कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा? बता दो कौन सा सेपरेट है जो सही लिखा है मेरे प्यारे भैया जी। हमें लगता है SEPARAT ये वाला सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? चूज द यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी स्पेलिंग आपको सही करना है। तो डिसिप्लिन का सभी साथी को पता है भैया, DISCIPLINE। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। और इस क्लास का ये लास्ट सवाल है कि हु रोट यानी कि किसने लिखा भैया द वेस्टलैंड? किसने लिखा भाई बता दो, जल्दी बता के चलो। तो ये लिखा है TS एलियट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अब बता दो कि इस 45 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा और ये क्लास आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा कर दिया करो। ओके मेरे भाई, जितना हो सकेगा एग्जाम तक हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और सारा हो भी जाएगा। बस आप लोग अच्छे से क्लास करो और जितना प्रश्न कराया जा रहा है उसे याद करते चलो। ओके मेरे भाई, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।